अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नया नॉवेल शुरू करते हैं, इश्क यारम एपिसोड 1। मेरे सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले नॉवेल की तरफ चलते हैं। इश्क यारम अरीज शाह। वो हर तरफ इसे ढूंढ रहा था, किसी की इतनी हिम्मत कि कोई इसकी रूह को तकलीफ पहुंचाए। कौन था इसका ऐसा दुश्मन जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल से पंगा लेता। राशिद इस खेल का सबसे कमज़ोर मोहरा था, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल की कमज़ोरी पर हमला करता। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो इसे ढूंढने में कामयाब ना हो सका। और फिर इसे एक फ़ोन आया था, अगर रूह को बचाना चाहते हो तो जिस जगह की लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ वहाँ जाओ। रूह को इस शख्स ने वहीं पर रखा था, लेकिन तुम कौन हो? वो पागलों की तरह रूह को ढूंढते थक चुका था, जब किसी उम्मीद के रोशन दिए की तरह किसी ने इसे फ़ोन किया। मैं जो भी हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुम मुझे याद रखो। दुनिया मुझे हार्टलेस के नाम से जानती है। मेरी ज़ात खंगालने से बेहतर है कि तुम अपनी रूह की जान बचाओ। फ़ोन बंद हो चुका था और लोकेशन इसके मोबाइल पर आ चुकी थी। वो शख्स कौन था कौन नहीं, यारम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यारम की ज़ात पर इसका एक एहसान था जो यारम काज़मी मरते दम तक चुका नहीं सकता था। वो यारम के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, जब हर चलती सांस के बाद इसे महसूस हो रहा था कि इसकी रूह इससे दूर जा रही है। डॉक्टर ने इसका जुनून और दीवानगी देखते हुए इसे मुनासिब अल्फाज में बताया था कि रूह की जान बचाना और तकरीबन नामुमकिन है। ये सब कुछ कहते हुए डॉक्टर खुद भी इससे खौफजदा था। यकीनन इसे अपनी जान बहुत अजीज थी। वो यारम के जुनून के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस शख्स के लिए इसकी ज़िंदगी है, लेकिन अंधेरी काली कब्र से निकलने के बाद रूह अपने आप को बेजान महसूस कर रही है। इसमें जीने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। यारम का बस चलता तो शायद वो डॉक्टर को ही जान से मार देता। अगर वो डॉक्टर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ खिज़र की वजह से, जिसने इस वक्त यारम पर कंट्रोल किया हुआ था और फिर वो अपनी रूह को ले आया था। वहाँ से इसका महंगे से महंगा इलाज करवाया। अमेरिका के डॉक्टर्स का कहना था कि रूह के अंदर सिर्फ 10% ही जीने की नौयत बाकी है। अगर वो खुद ज़िंदगी की तरफ लौट आए तो इसकी जान बचाई जा सकती है। और फिर यारम की मोहब्बत के सामने रूह ने जिद छोड़ दी और लौट आई अपने यारम के लिए, क्योंकि वो भी जानती थी रूह के बिना यारम कुछ नहीं। पूरे 2 माह बाद वो होश की दुनिया में लौटी थी और तब से ही डॉक्टर ने इसे किसी भी किस्म की बात याद करवाने या फिर नई टेंशन देने से सख्ती से मना किया था। ऐसा करने से इसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती थी, वो अपनी याददाश्त भूल सकती थी, और यारम ऐसा कुछ नहीं चाहता था। इसे तो बस अपनी रूह वापस चाहिए थी, जैसी वो थी बिल्कुल वैसी ही। यारम के लिए रूह ही इसका सब कुछ थी। इसके बिना वो जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। वो जानता था वो इन सब चीज़ों से आजिज़ आ चुकी है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये वक्त इसके लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने 2 माह तक यारम को रूह के पास जाने से भी मना कर दिया था। इसे याद था कितनी मुश्किल से वो इसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया था। 3 माह गुजर चुके थे इस हादसे को, लेकिन रूह आज भी पहले की तरह नहीं हो पाई थी। डॉक्टर ने इसे किसी भी किस्म की पुरानी बात याद दिलवा कर टेंशन देने से मना किया हुआ था, लेकिन वो सब कुछ भूलती ही नहीं थी। वो इसके सामने जाहिर करती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यारम जानता था कि वो ठीक नहीं है। वो सारी रात इसके करीब बैठा जागता रहता था कि कहीं वो ख्वाब में डर न जाए। यारम हर मुमकिन तरीके से इसे हर किस्म के टेंशन से दूर रखे हुए था। कल इसे पूरा 1 महीना हो जाना था कोमा से वापस होश में आए हुए। 2 महीने तक इसे कुछ भी होश नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक शायद ही वो जिंदा बच पाती। डॉक्टर का कहना था कि वो एक मुर्दा वजूद है, वो जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन यारम ने हिम्मत नहीं हारी। इसे अपनी रूह चाहिए थी और वो अपनी रूह को वापस ले आया था। ये एक मौजज़ा था जो यारम की ज़िंदगी में हुआ और इसे एक बार फिर रूह मिल गई। अल्लाह ने इस पर रहम किया था, इसकी रूह को इसे वापस दे दिया था, वरना इसके मामले में तो खिज़र, लैला, शारिफ और मासूमा भी हिम्मत हार चुके थे। वो इससे छुप कर रोते थे। वो पूरी तरह इस बात को कबूल कर चुके थे कि अब रूह के ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं बची और किसी भी वक्त रूह की मौत की खबर यारम की ज़िंदगी हिला सकती थी। लेकिन यारम की मोहब्बत ज़िंदा थी, इसे वापस आना था और अल्लाह को इस पर रहम आ गया, जिसके लिए वो हर वक्त अपने रब ताला का शुक्रगुजार था। अभी मुकम्मल तौर पर ठीक ना होने की वजह से अक्सर रूह की सांस उखड़ने लगती। अक्सर वो अपने आप को एक अंधेरी कब्र में महसूस करती। अचानक नींद में इसकी आंख खुल जाती। इसका खौफजदा वजूद कांपने लगता और यारम बेबस था, बिल्कुल बेबस। यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता था।
यहाँ इसकी हर पावर बे बस थी। यारम इसे बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ता था। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की परवाह थी, जिसके बिना वो अधूरा था, नामुकम्मल था। रूह यारम मतलब यारम की रूह। वो यारम की रूह थी। रूह के बिना यारम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता था। यारम का कहना था कि वो मतलबी है। वो रूह का नहीं बल्कि अपना ख्याल रखता है, अपने जीने की वजह का ख्याल रखता है, क्योंकि रूह के बिना वो जी नहीं सकता था। और यारम की हद दर्जा केयरिंग पर वो बुरी तरह झंझला गई थी। हर चीज़ में रोक टोक, खाने पर रोक टोक, उठने बैठने पर रोक टोक, यहाँ तक कि वक्त पर ना सोने पर रोक टोक। वो आजकल यारम से बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी, अक्सर नाराज़ भी हो जाती और यारम को इसकी फजूल और बेजा जिद भी माननी पड़ती। अब वो पहले की तरह यारम की एक घूरी पर खामोश नहीं होती थी। अब वो जिद करती थी, जानती थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती यारम इसको डांटना तो दूर, गुस्सा करने का भी नहीं सोच सकता। लेकिन फिर भी यारम का लाल चेहरा, शोखी भरी आंखें इसे कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करने देती थी, जिसकी वजह से वो इससे लड़ती भी थी। लेकिन इसके बदले भी सामने से ठंडा रिएक्शन मिलता तो वो बेजार हो जाती। ऐसे में लैला की प्रेगनेंसी ने इसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाल दिया था और इसकी खुशी और जिद देखते हुए यारम ने इसे लैला के पास दोपहर में रहने की इजाज़त दे दी थी। वो सारा दिन लैला के पास ही रहती, क्योंकि खिज़र के मुताबिक वो अपने बच्चों को किसी भी किस्म के माफिया माहौल में परवरिश पाने नहीं देगा। यही वजह थी कि लैला को सारा काम काज छोड़कर प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही घर बैठना पड़ गया। ऐसे में रूह का आ जाना लैला के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं था। ये अलग बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो इसके लिए जहमत साबित हो रही थी। इसकी प्रेगनेंसी की वजह से यारम ना चाहते हुए भी इसे लैला के पास छोड़ के आता था, तो वो रूह की हर चीज़ बल्कि एक एक सेकंड पर सिर्फ अपना हक समझता था। वो शाम को खुद ही लेकर जाता, यहाँ तक कि वो इसके मामले में वो किसी पर भी यकीन नहीं करता था। लैला के घर में लगे कैमरों की मदद से वो हर वक्त इस पर नज़र रखता था, लेकिन वो जानती थी कि ऑफिस से लेकर लैला के घर के सफ़र तक वो इसे नहीं देख पाता। और आज तो शारिफ ने फ़ोन पर बताया था कि डेविल किसी का सफाया करने गया है, मतलब वो लेट आएगा। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाती लैला का ख्याल रखने की बहुत कोशिश कर रही थी। लैला के लिए तो रूह भी अपने साबित नहीं हुई। वो भी इसकी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी अटैच हो रही थी। कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़। वो इसको खिला खिला कर कुछ ही दिन में इसका वज़न बढ़ाने में कामयाब रही थी। इस वक्त भी वो दोनों किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि लैला को यारम ने रूह से कोई भी काम करवाने से मना कर रखा था। लैला की सांसें सूखी हुई थी क्योंकि यारम के आने का वक्त हो रहा था और ये मामू की भांजी इसकी कोई बात नहीं मान रही थी। रूह, खुदा के लिए बस कर दो यार, मैं खुद बनाकर पी लूँगी, तुम्हें वीडियो सेंड कर दूँगी, मगर तुम मत बनाओ, डेविल कभी भी आता होगा। वो इसके सामने हाथ जोड़े से मना करने की कोशिश कर रही थी। यारम नाम है इनका, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नाम है, और तुम लोग डेविल डेविल कहकर बिगाड़ रहे हो इनका नाम। अल्लाह माफ़ नहीं करता नाम बिगाड़ने वाले को। वो चिढ़कर बोली, तुम्हें नाम की पड़ी है रूह, डेविल हमारा नक्शा बिगाड़ देगा अगर तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ हुई थी। वो इसकी बात काट कर जल्दी से बोली, जब इसे पीछे से कदमों की भारी छाप सुनाई दी। तुम यहाँ मेरी बीवी से काम करवा रही हो? वो गुस्से से सर्द आवाज़ में बोला। लैला तो उछल पड़ी, जबकि रूह का भी हाल कुछ ऐसा ही था। शारिफ भाई ने तो बोला था कि ये कहीं गए हुए थे और आज लेट आने वाले थे, तो इतनी जल्दी? वो नाखून मुंह में डाले सोचने लगी, जब यारम की सख्त घूरी ने हाथ मुंह से निकालने पर मजबूर कर दिया। नहीं डेविल, मैं नहीं, रूह कर रही है। मैंने बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है। लैला के अल्फाज इसके मुंह में ही दबने लगे थे। आवाज़ कमबख्त बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। यारम से वो लोग हमेशा से ही खौफजदा रहते थे, लेकिन जब से रूह के साथ वो हादसा पेश आया था, इनकी ज़िंदगी फड़फड़ाता परिंदा बनी हुई थी, जिसे डेविल कभी भी आज़ाद कर सकता था। और अब तो वो रूह के मामले में खुद पे भी यकीन नहीं कर सकता था। तो लैला तो फिर लैला थी। तो तुम इसे किचन में ले आई कि जो दिल में आए करो? वो इसकी बात काट कर गुस्से से जबड़े पीछे बोला। नहीं डेविल, ये मान नहीं रही थी। लैला नज़र झुका गई, जबकि यारम ने उंगली की मदद से इसका चेहरा ऊपर किया। अगर इसे इतनी सी तकलीफ हुई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, याद रखना। इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि वो खामोशी से पीछे खड़ी लैला की शामत देख रही थी। आवाज़ करने की गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता।
یہ نہ ہو کہ اس کے لیلا کے گھر آنے پر پابندی لگ جائے، اور اب وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بالکل نزدیک دیکھ کر روح نے آنکھیں میچ لیں۔ جب اس کی نرم سی گرفت اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی، وہ بنا کچھ بولے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یارم آج بھی اس پر غصہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس آدمی میں اتنا صبر کہاں سے آیا تھا، سمجھ پانا مشکل تھا۔ روح نے بے فکر ہو کر ایک نظر پیچھے کھڑی لیلا کو دیکھا اور اسے سوپ پینے کا اشارہ کرنے لگی۔ لیلا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مطلب کہ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی اور وہ اسے سوپ پینے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے شوہر کے ہاتھوں وہ شہید بھی ہو سکتی تھی، لیکن اسے تو اس کی بالکل پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیلا اندر ہی اندر غصہ پیتی سوپ کا پیالہ لیے باہر آئی اور اسے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ ویڈیو بنتی جا رہی تھی اور لیلا منہ بناتی سوپ پیتی جا رہی تھی، کیونکہ بنا ثبوت وہ اس پر یقین نہیں کرتی کہ اس نے سوپ پیا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ روح کب سے چور نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہ تو وہ اسے ڈانٹتا تھا اور نہ ہی غصہ کرتا تھا، اس کا سارا غصہ باقیوں کے لیے تھا۔ روح کو تکلیف پہنچانا اب اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ کتنی کوشش کرتی تھی کہ یارم اس پر غصہ ہو، اسے ڈانٹے، پھر پیار کرے، لیکن اب تو یارم کو اس سے زیادہ اس کی سوتن بیماری سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ منہ کے ڈیزائن بناتی مسلسل اس کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ اس کے کھو جانے کے ڈر نے یارم کو اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ اب وہ روح کو درد دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں وہ اس کی ذرا سی سخت نگاہ پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی، اور اب وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی تھی۔ خیر، اس سب چیزوں کا تو وہ بعد میں گن گن کر بدلہ لینے والا تھا۔ اس کا حساب تو روح کو ٹھیک ہونے کے بعد دینا ہی تھا، لیکن فی الحال اس کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یارم اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس سب کے علاوہ جیسے یارم کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس بورنگ روٹین اور عجیب و غریب زندگی سے روح عاجز آ چکی تھی۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا چاہتی تھی، اور پہلے جیسا سب کچھ تبھی ہو سکتا تھا جب وہ بالکل ٹھیک ہوتی، اور اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ لیکن یارم کا یہی کہنا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یارم کی اسٹرکٹ کیئرنگ ابھی بھی جاری تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ روح کا سارا دھیان اسی کی جانب ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے دیکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سچ میں غصے میں تھا اور وہ اپنا غصہ اس پر نکال نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ اپنا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالتے ہوئے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ جب اسے اپنے ہاتھ اور کندھے پر روح کا لمس محسوس ہوا، وہ اس کا بازو تھامے اس کے کندھے کے اوپر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ یارم نے نرمی سے اپنا حصار اس کے گرد کھینچتے ہوئے اسے اپنا مزید قریب کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر یارم نے اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی لرزتی پلکیں دیکھ چکا تھا۔ بڑی بھاری ہو گئی ہو۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو اس کے لبوں پہ شرارتی سی مسکان کھلی۔ اور کھلائے نا دوائیوں کی دکان، اب ہو گئی نا میں موٹی، اب کیسے اٹھا کے چلیں گے مجھے؟ وہ دونوں آنکھیں پٹ پٹاتی سیریس انداز میں بولی، تم ایک بار بنا کوئی بھی مستی کیے یہ کورس مکمل کر لو، میں ساری زندگی تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھا کر چلوں گا۔ وہ محبت سے بولا تو روح نے آنکھیں گھمائیں۔ اور اگر میں دوائیاں نہیں کھاؤں گی تو کیا آپ مجھے اپنی باہوں میں نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے بولی، تم دوائی ضرور کھاؤ گی روح۔ وہ سختی سے بولا، ہاں تو میں کب انکار کر رہی ہوں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دن نہ کھانے سے کون سا کچھ نہیں ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ مجھے دوائی کھانی چاہیے، ضرور کھانی چاہیے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ جب اسے اپنی کمر پر یارم کی سخت انگلیوں کا ہلکا سا لمس محسوس ہوا، وہ فوراً بات بدل گئی۔ گڈ گرل بیبی۔ وہ اسی لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ بس ذرا ذرا سی بات پر گھورنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اتنی موٹی موٹی آنکھوں سے۔ کوئی ان کو بتائے، نیلی آنکھیں خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہیں، نہ کہ وہ دہشت پھیلانے کی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، جبکہ یارم اس کی اس سرگوشی پر اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکا تھا۔ ہاں بس نمائش کروا لیں ان سے، اور تو کوئی کام ہے نہیں۔ وہ اس کے ڈمپل میں انگلی گھساتی اس کی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر یارم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ یارم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ڈنر بنایا۔ وہ سچ میں کمال کا کک تھا، اس کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ تھا، اور اگر ذائقہ نہ بھی ہوتا تب بھی یارم کی بے پناہ محبت پر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔
اور پھر ظالم جس ادا سے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، کوئی انکار کر کے دکھائے وہ اس کے ہاتھوں سے کھاتی سوچ رہی تھی، جب اپنی بے لگام سوچوں پہ لعنت ڈالتی اونچی آواز میں بولی، اللہ نہ کرے کہ آپ کسی اور کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ کیا بول رہی ہیں بیبی، منہ کھولو، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اس کی بات کی گہرائی سمجھے بغیر یارم نے ایک اور نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ اس وقت یارم کے لیے اس کا کھانا اہم تھا، ورنہ یقیناً اس کے اظہار جلن پر وہ خوش ہوتا، کیونکہ روح بھی اس کے معاملے میں کافی پوزیسو ثابت ہوئی تھی۔ اسے بھی پسند نہیں تھا اپنے علاوہ یارم کی توجہ کا مرکز کسی اور کی ذات دیکھنا۔ اکثر مارکیٹ یا شاپنگ مال میں وہ اس سے آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ یارم اس کے علاوہ اور کسی کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن اس کی یہ جلن یارم کو بہت بھاتی تھی، اسے اچھا لگتا تھا روح کا اس کے لیے اتنا ٹچی ہونا، لیکن یہ وقت خوش ہونے کا نہیں تھا کیونکہ وہ کھانا بنانے میں ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ روح تو بہت خوشی کہ ابھی تک اس کا منہ کڑوا نہیں ہوا تھا، لیکن یارم کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، جلدی سے یہ ختم کرو، پھر میں تمہیں اچھی سی چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ وہ چائے کے لیے پانی چڑھاتا بہت محبت سے بولا تھا۔ مطلب آپ کو یاد ہے یارم، آپ کی یادداشت کتنی اچھی ہے نا، مجال ہے جو کچھ بھول جائیں۔ وہ دانت پیستی یارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ لو جی، پھر شروع ہو گئی نمائش۔ ہٹیں پیچھے، آج چائے میں بناؤں گی، وہ کرسی سے اٹھ کر بولی۔ نہیں روح، تم ابھی گیس کے قریب نہ آؤ، یہ خطرناک ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے واپس بٹھانے لگا۔ یارم اب بس کریں نا پلیز، میں تنگ آ گئی ہوں یوں بیٹھے بیٹھے، پلیز کم از کم چائے تو بنا ہی سکتی ہوں، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ نہیں روح پلیز، ابھی نہیں، صرف کچھ ٹائم صبر کر لو، پھر تم نے ہی تو کرنا ہے نا، وہ سمجھنے والے انداز میں بولا تو روح منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی۔ آج میں تمہیں بہت مزے کی چائے پلاؤں گا، وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے منانے میں کامیاب ہوا تھا، اور واقعی ہی اس کی چائے بہت زبردست تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس میٹھی میٹھی چائے کے بعد وہ اسے گندی گندی دوائیاں کھلانے والا تھا، جس پر اس کا منہ ساری رات اس کڑوے زہر کے زیر اثر رہے گا۔ آخر کب ختم ہوگا یہ میڈیسن کا سلسلہ، وہ سوچتے ہوئے یارم کے پیچھے منہ بنائے کمرے میں آئی تھی۔ یارم، اب میں آپ سے نا پکی والی خفا ہو جاؤں گی۔ اسے میڈیسن باکس لیے اپنی طرف آتا دیکھ وہ منہ بنا کر بولی، کوئی بات نہیں بیبی، مجھے میرے بچے کو منانے کا طریقہ آتا ہے۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتا میڈیسن نکالنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام زبردستی کروانے سے گناہ ملتا ہے، آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے جب آپ مجھے زبردستی یہ دوائیاں کھلاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں کسی بھی طریقے سے۔ جب وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا تو روح اب اسے خدا سے ڈرانے لگی۔ لیکن میں یہ کام تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، اور جو کام کسی کی بھلائی کے لیے کیا جائے اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ہیں بھلائی؟ کیا بھلائی ہے اس میں؟ اچھے خاصے منہ کو کڑوا بادام بنا کے رکھ دیتے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بھلائی ہے۔ آپ کھائے ذرا یہ دوائی، ذرا بیمار ہوں آپ۔ استغفر اللہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، کوئی بھی بیماری آپ کو چھو کر بھی گزرے۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی بات کی توبہ کرنے لگی، پھر ذرا وقفے سے بولی، آپ ذرا یہ دوائی کھائیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسی ہے، گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ یہ تو میں صرف آپ کی خاطر سمجھوتا کر لیتی ہوں، ورنہ میں ساری زندگی اسے منہ نہ لگاتی۔ اپنا منہ کھولتے ہوئے وہ روز کی طرح اپنی بڑاس بھی نکال رہی تھی۔ آخر اس سوتن بیماری کو خود کے اور یارم کے بیچ سے نکالنا بھی تو تھا، ورنہ اس کا تو یہی کہنا تھا کہ اس کی سوتن بیماری سے یارم کو اس سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ یہ دوائی تمہاری احسان مند رہے گی ساری زندگی کہ تم نے اسے منہ لگایا۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتے ہوئے بولا تو روح کی آخری گولی بھی نگل گئی۔ گڈ میرا بچہ، اب جلدی سے لیٹ جاؤ، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یارم، مجھے ابھی نہیں سونا، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ہم صبح باتیں کریں گے، اس وقت تمہیں سونا ہے، چلو شاباش۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی بیڈ پر لٹانے لگا۔ نہیں یارم، مجھے نہیں سونا، پلیز نا، ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں پھر سو جائیں گے نا۔ روح کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی میڈیسن میں ایک میڈیسن نیند کی بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اس سے دیر سے سونے کی ضد کرتی تھی، لیکن یارم نہیں چاہتا تھا کہ رات میں اس کی نیند ڈسٹرب ہو، وہ ڈر کر جاگ جائے، ورنہ شاید وہ خود بھی اسے اتنی جلدی سونے پر کبھی مجبور نہ کرتا۔ اوکے بابا، ہم کر رہے ہیں باتیں، آرام سے لیٹ جاؤ، میں بھی یہیں ہوں تمہارے پاس، وہ مان جانے والے انداز میں کہتا
बेड की दूसरी जनिब आया तो रूह को बच्चों की तरह खुश होते देख इसे सीने से लगा लिया था और अब यकीनन रूह की बेतुकी बातों का सिलसिला शुरू होने वाला था और इन्हीं बातों के दौरान ही इसने गहरी नींद में उतर जाना था। यारम जानता था, यारम हमारे बच्चे कब होंगे? जल्दी लैला माँ बन जाएगी और खिज़र मामू का एक प्यारा सा बेटा होगा या शायद बेटी। लेकिन यारम हमारे बच्चे कब होंगे? काश हमारा बच्चा होता तो अब तक तो कुछ ही वक्त में वो हमारे पास आने वाला होता। हम दोनों इससे बहुत प्यार करते हैं ना यारम, लेकिन शायद मैं इसकी माँ बनने के काबिल नहीं थी, इसीलिए तो वो आया ही नहीं। शायद मैं ही अल्लाह के दिए इस तोहफे को संभाल नहीं पाई। एक बार फिर से अपने अंदर खालीपन का एहसास जागते ही रूह इसके सीने में मुँह छुपाने आंसू बहाने लगी और यारम ने सख्ती से लब भींच लिए। यही वजह थी रूह, मैं तुम्हें लैला के घर नहीं जाने दे रहा था। इस तरह से रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे नसीब का लिखा था। खबरदार, जो तुमने इसमें अपने आप को कसूरवार ठहराया वो हमारे नसीब की औलाद नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा बे औलाद रहेंगे। इंशाल्लाह जल्द हमारे भी बच्चे होंगे और हम इन्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। और इस तरह से आंसू बहा बहा कर अल्लाह को नाराज़ ना करो, वो बेनियाज हैं, हमें औकात से बढ़कर नवाजेगा इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह से रो रो कर तुम नाकदरी कर रही हो जो है इसकी। वो इसे सख्ती से डपटते हुए बोला। अच्छा नहीं कहती कुछ भी, डांटते क्यों हैं? वो लाड से इसके गिर्द बाहें फैलाए बोली। डांट कहाँ रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ अपनी इस नालायक स्टूडेंट को। यारम ने इसे अपने मजीद करीब किया। मैं नालायक नहीं हूँ, वो रूठे रूठे अंदाज में बोली। हाँ, बहुत लायक हो तुम। मजाल है जो कोई भी बात इस नन्हे से जहन में बिठा लो, हर चीज़ पर जिद करना अपना फ़र्ज समझती हो। इसके रूठने पर यारम ने इसे मजीद छेड़ा। बस बहुत हो गया यारम, बहुत उड़ा लिया आपने मेरा मजाक। एक बार ठीक हो जाने दे मुझे, मुँह भी नहीं लगाऊंगी आपको। दिन रात बीमारी बीमारी करते रहते हैं ना, फिर रहना इसी सौतन बीमारी के साथ। रूह हाथ नहीं आएगी। तब वो इसके सीने से सर उठाकर तकिए पर रखते हुए बोली। ये नाराज़गी का इजहार करने का तरीका था यारम को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसे बाहों में लिए बगैर तो इसे सारी रात नींद भी नहीं आती थी। हाँ, ये बीमारी मुझे बहुत प्यारी है क्योंकि इस वक्त ये तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन तुमने इसे अपनी सौतन क्यों बना लिया? वो पिछले 2 दिन से इसकी बीमारी सौतन वाले ताने से सुन रहा था। सौतन ही तो है। जब से ये सौतन हम दोनों के बीच में आई है आप मुझे कम और इसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। बताएं, कब कहा था आपने मुझे आई लव यू मेरा बच्चा? बोलें, बताएं, मैं बताती हूँ आपको तो याद भी नहीं होगा। और इतवार वाले दिन सुबह किचन में आपको याद आया था कि मैं आपकी बीवी हूँ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। वरना तो हर वक्त दवाइयाँ खा लो रूह, वक्त पर सो जाओ रूह, वक्त पर खाना खा लो रूह, तबीयत खराब हो जाएगी रूह, बीमार पड़ जाओगी रूह। आपकी हर बात इस सौतन बीमारी से जुड़ी होती है रूह, कहीं है ही नहीं, बस हर जगह ये सौतन बीमारी है। तो हुआ ना आपको इस सौतन बीमारी से मुझसे ज़्यादा प्यार? वो अजीबो-गरीब लॉजिक बयान करती अपने बात की वजाहत दे रही थी और यारम भरपूर तवज्जो से इसकी एक-एक बात के साथ इसके एहसासात को भी समझ रहा था। हाँ, ये सच था, जब से वो होश में आई थी यारम को सिर्फ और सिर्फ इसकी सेहत की फ़िक्र लगी हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी परवाह कर रहा था, इसका ख्याल रख रहा था। वो इसे मोहब्बत नहीं दे रहा था, वो इसे तवज्जो दे रहा था। और सच यही था कि ये इसकी रूह के साथ ज्यादती थी, जिसके लिए वो खुद को कसूरवार भी समझता था। लेकिन ये भी सच था कि वो चाहता था कि इसकी रूह बिल्कुल ठीक हो जाए और ये बीमारी इन दोनों के बीच से निकल जाए। और इस अनचाही बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए याराम को फ़िलहाल इसकी सेहत की फ़िक्र करनी थी। तुम एक बार बिल्कुल ठीक हो जाओ रूह। यारम, काज़मी की मोहब्बत पर ही नहीं बल्कि इसकी सांस सांस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई बीमारी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ यारम काज़मी के लिए रूह से ज़्यादा अजीज़ नहीं हो सकती। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर देखना मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वो एक ही लम्हे में इसका बाजू खींचकर इसे अपने करीब करता शिद्दत से कहता, इसे अपने सीने में भींच गया। हाँ, मैं भी तो ये तभी की बात कर रही हूँ। मैं आपको मुंह नहीं लगाऊंगी, इतने नखरे दिखाऊंगी, कहूँगी जाए ना अपने लाडली बीमारी के पास। मेरे पास क्या कर रहे हैं? वो नींद की गहरी वादियों में उतरती ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी आंखें खोले यारम से बातें करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें वो होश में कभी नहीं करती थी। ये सब इन मेडिसिन का असर था जो अपनी सोचों को अजीब लफ्ज़ों में
पिरो कर इसके सामने बयान करती थी। हाँ, लेकिन वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती थी और इसकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा था। यारम के लबों पर मुस्कुराहट देख वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोले से घूरने लगी। मैं यहाँ इतने सीरियस मौजू पर बात कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। छुपाएं इसे, छुपाएं इस डिम्पल को, वरना मैं खा जाऊंगी। बल्कि नहीं, आप भला क्यों छुपाएंगे, आप तो नुमाइश करेंगे। आखिर अल्लाह ने दिए जो दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यारम काज़मी साहब, अल्लाह नुमाइश करने वालों को पसंद नहीं करता। ताकि सरगोशिया अंदाज में इसके कान के करीब बोली थी, जिस पर यारम के डिम्पल मजीद गहरे हुए थे। अगर रूह को ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि रात को वो नींद के खुमार में इससे क्या क्या बोलती है, तो यकीनन 3-4 दिन तो इससे छुपकर गुजार देती। हाँ, लेकिन ये अलग बात थी कि सुबह इसकी शुरुआत बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। रात को क्या क्या कहती है इसके जहन में एक भी बात ना होती। इसकी गर्म गर्म सांसें वो अपने गर्दन पर महसूस कर रहा था, मतलब कि शायद वो सो चुकी थी। यारम ने सिर सीधा करना चाहा तो वो मजीद यारम से लिपट गई। इससे पहले कि यारम अपनी आंखें बंद करता, वो अचानक सर उठाए इसे देखने लगी। कुछ रह गया क्या मेरा बच्चा? वो बहुत मोहब्बत से बोला। इंगू मिंगू यारम, इंगू मिंगू सो मच। इसके मासूमाना अंदाज में कहने पर यारम के लबों पर मुस्कुराहट मचल उठी। रात के 12 बजे इसे आयरलैंड की लैंग्वेज बोलने का जोश चढ़ चुका था। आई लव यू टू मेरा बच्चा। वो एक बार फिर इसका सर अपने सीने पर रखता थकने लगा, जब अचानक इसने एक बार फिर से सर उठा लिया। यारम ने ठंडी आह भरी, न जाने अब इसे क्या याद आया होगा। अब क्या हुआ बेबी? यारम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब अचानक ही वो इसके लबों को अपने लबों से छूती शर्मा कर इसके सीने में मुंह छुपा गई। ये जाने बगैर के एक और रात को ही यारम के लिए बहुत मुश्किल बना चुकी है। इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने बेहद करीब के ये वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा रूह बेबी। ये सब कुछ करके तुम अपने आने वाले वक्त को मुश्किल बना रही हो। तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। ये सारी हरकतें माफ़ करने के काबिल नहीं हैं। इसके माथे को शिद्दत से चूमते वो खुद में ही कहीं कैद कर लेना चाहता था। यारम प्लीज़ मान जाए ना, मैं वादा करती हूँ मैं कोई काम नहीं करूँगी, किसी काम को हाथ ना लगाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे ले चले ना। वो सुबह उठते ही इसकी मिन्नतें करने लगी थी, क्योंकि यारम ने कहा था कि अब वो इसे लैला के घर नहीं जाने देगा, बल्कि मेरी और शिफा ही इसका ख्याल रखेंगे और इसके एक एक सेकंड की रिपोर्ट इस तक पहुंचाएंगी। सॉरी बेबी, मैं इस मामले में तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ पैर कंट्रोल नहीं होते, इसलिए बेहतर है कि तुम घर पर ही रहो। अगर चाहोगी तो लैला आ जाया करेगी यहाँ, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। इसका घर मेरे ऑफिस से बहुत दूर है और वापसी के रास्ते पर भी तुम्हें देख नहीं पाता। लैला माँ बनने वाली है यारम, वो भला रोज़ रोज़ यहाँ कैसे आएगी? और मैं अपने हाथ पैर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, ना मैं कोई काम नहीं करूँगी। आप यकीन करके तो देखें। वो इसे अपने सामने बिठाए ज़बरदस्ती नाश्ता करवा रहा था, जिस दौरान वो मुसलसल इसकी मिन्नतें। रूह, मैंने कहा नहीं तो इसका मतलब नहीं है, वो सख्ती से बोला। इसका मतलब नहीं है तो फिर मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी और ना ही वो दवाइयाँ खाऊँगी। वो फिर से ज़िद्दी होने लगी, जब अचानक यारम ने गुस्से से एक हाथ टेबल पर मारा। वो उछलकर दूर हुई और अब कुछ फासले पर खड़ी खौफज़दा नज़रों से इसे देखने लगी। वो क्या करने वाला था? यारम उठकर इसके पास आया, इससे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाते हुए अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। सुर्ख आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगी। इस वक्त इसके अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। ना करना तो जिद करना तो दूर की बात थी। नाश्ता करवाने के बाद वो इसी गुस्से से उठकर इसके लिए दवाइयाँ लेकर आया। रूह बिना चूं चना के खाने लगी, जबकि इसकी सख्ती पर आंखें नम हो रही थीं, लेकिन इसके सामने आंसू बहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जल्दी से बाहर आओ और खबरदार जो वहाँ कोई भी काम किया, वो सख्ती से कहता बाहर निकल गया, जबकि रूह अपने कानों पर यकीन करती खुशी से बाहर भागी थी। रूह, तुमने इसे गोद में क्यों लिया है? इस कुत्ते को नीचे उतारो। गाड़ी में बैठे ही रूह ने शोनू को अपने गोद में दिया तो यारम का गुस्सा हमेशा की तरह हाई हो गया। यारम प्लीज़ रहने देना, बेचारा बीमार है पहले ही और आप इस पर गुस्सा हो रहे हैं। कल से वो कुछ सुस्त क्या हो गया? रूह ने तो इसे बीमार ही बना लिया। वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा मौसम का असर ले रहा है, लेकिन इसे अपनी गोद से उतारो तुम, और खबरदार जो आइंदा तुमने इसे अपनी गोद में लिया। वो गुस्से से शोना का
पट्टा पकड़कर पीछे वाली सीट पर फेंक चुका था। यारम, आप कैसे एक मासूम छोटे से जानवर के साथ ऐसा बेरहमाना सलूक कर सकते हैं? रूह ने अफसोस से इसे देखते हुए कहा। ऐसे ही जैसे मैंने अभी किया है। यारम ने इसके सवाल का जवाब देते हुए गाड़ी स्टार्ट की, जबकि सोनू का सारा सुस्तपन पिछली सीट पर जाते ही खत्म हो चुका था। वो तो मचलता एक बार फिर से रूह की गोद में आने को तैयार था। जब यारम ने इसे घूर कर देखा, वो जानवर जैसे इसकी नज़रों का मफहूम समझता था, फौरन ही खामोश होकर सीट पर बैठ गया। यारम, कितने बेरहम इंसान हैं, कैसे घूर रहे हैं इस मासूम को? मैं पूछती हूँ, क्या बिगाड़ा है इसने आपका, जो आप इस पर इस तरह से गुस्सा होते रहते हैं? जानवरों के साथ कोई भला इस तरह का सलूक करता है? इसके पीछे मुड़कर देखने और सोनू के डर कर चुप हो जाने पर रूह खामोश न रह सकी। क्या मतलब है, क्या बिगाड़ा है? क्या तुम अब भी नहीं जानती कि इस कुत्ते के बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान आया है, ये तुमसे मेरा वक्त लेता है, वो भन्ना कर बोला। यारम, आप ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत बयानी है ये। मैं कब इसके साथ आपके होते हुए वक्त गुजारती हूँ? जब आप घर पर नहीं होते तब ही मैं सोनू के पास रहती हूँ। रूह ने फौरन इसकी बात की नफी की थी। ये तो रूह को अपनी ज़ात पर एक इल्ज़ाम की तरह लगा था, जबकि इस वक्त में तो तुम मुझे याद करके मेरी मोहब्बत का सबूत भी दे सकती हो, अपनी मोहब्बत को जाहिर भी कर सकती हो, लेकिन तुमने तो इस कुत्ते के साथ वक्त गुजारना होता है। मेरे हिस्से का प्यार तुम इस कुत्ते के बच्चे को देती हो, यहाँ तक कि तुम इसे अपनी गोद में बिठाती हो, इसके बाल सहलाती हो, इससे प्यार करती हो। कुत्ते की तरफदारी पर यारम भी पीछे नहीं हटा था, जबकि इसकी बात मुकम्मल होते ही सोनू ने एक बार फिर से भौंकते हुए अपने होने का एहसास दिलाया। देखा देखा, कबाब में हड्डी इसे ही कहते हैं। इसने पीछे मुड़कर एक बार फिर सोनू को देखते हुए जतलाया। सोनू, मेरी जान, खामोश होकर बैठ जाओ, आपके पापा अभी गुस्से में हैं। यारम का गुस्सा देखते हुए इसने सोनू की जान बचाने की खातिर कहा। रूह, तुमने फिर से मुझे इस कुत्ते का बाप बोला? रूह बात पर यारम ने इसे घूरते हुए कहा। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी सोनू, आपके पापा नहीं, बस आपकी मामा के हस्बैंड अभी गुस्से में हैं। अभी आप कुछ मत बोलो। रूह ने बात बदली, और वो बात बदल कर भी इसका मूड ठीक नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसकी बात का मतलब तो वही था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इसे एक कुत्ते को गोद लेना पड़ रहा था। अब बेहतर था यारम इससे लड़ने के बजाय अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता, वरना पता नहीं वो इस कुत्ते से इनकी कौन कौन सी रिश्तेदारियां निकलवा लेती। खिज़र यारम के आने का इंतज़ार कर रहा था कि वो इसके साथ ही ऑफिस के लिए निकले। जब गाड़ी से रूह और सोनू को निकलते देखकर वो बेइख्तियार ही मुस्कुरा दिया। इसे यकीन था कि आज यारम इसे किसी कीमत पर यहाँ नहीं लाएगा, क्योंकि कल की सारी कहानी लैला इसे सुना चुकी थी। उसे रूह को यहाँ देखने पर हैरत तो बनती थी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं? रोज़ की तरह फ्रेश सा चेहरा देखकर खिज़र को खुशी हुई थी, मतलब कि वो अपनी ज़िद मनवा कर यहाँ आ चुकी थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मामू की भांजी, लेकिन तुम जिद छोड़ो क्यों नहीं देती? इसे इतना तंग मत किया करो, वो खिज़र ने समझाया। तुम कौन होते हो इसे ये कहने वाले? पीछे से आते यारम ने इसकी बात सुनी और रूह के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। ये मेरी रूह है खिज़र, इसका हक बनता है कि ये मुझे तंग करे, मुझे सताए। तुम इसके मामू हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके रूबरू खड़ा कहने लगा तो खिज़र मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेरी इतनी मजाल कि मैं इसे किसी काम से मना कर सकूं। खिज़र ने अपने कानों को हाथ लगाया। इस हादसे के बाद यारम खिज़र के साथ भी मुकाबले पर उतर आया था। वो रूह का इकलौता रिश्ता था, लेकिन यहाँ भी यारम का यही कहना था कि इससे ज़्यादा वो रूह पर और किसी का कोई हक नहीं है, और खिज़र इस बात को दिलो जान से कबूल करता था। इसकी इतनी मजाल कहाँ कि वो यारम के होते हुए रूह पर अपना हक जताए। अपना ख्याल रखना रूह, और दवाई टाइम पर खाना। मैं लैला को बता कर जाऊँगा, और इस कुत्ते से दूर रहना। कुत्ता कहीं का सुबह सुबह लड़ाई कर दी, वो सोनू को सख्त नज़रों से घूरते हुए बोला तो खिज़र बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये कुत्ता जब से आया था तब से ही यारम को इससे सख्त चिढ़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी जिन दिनों में रूह बीमार थी, यारम ने किसी अजीज़ की तरह इसका ख्याल रखा था। यारम इजहार करे ना करे, लेकिन रूह की जान बचाकर ये कुत्ता इसके लिए भी बहुत ख़ास हो चुका था, और वो भी इसे अपनी ही घर का एक फ़र्द समझने लगा था। यारम के घर में 2 नहीं बल्कि 3 जानें बसती थीं। इस बात को यारम कबूल करता था। रूह को बेशुमार हिदायत देने के बाद वो अपने काम के लिए निकल चुके थे, जबकि यहाँ से ऑफिस पहुँचने के दरमियान में लैला के 1000 बार मना करने के बावजूद भी रूह ने चाय बनाई। तुम्हारा शौहर मुझे सूली पर टांग देगा और तुम वहीं सामने खड़े होकर नज़ारा करोगी।
अच्छी तरह से समझ रही हूँ मैं तुम्हारी प्लानिंग। मरवाना चाहती हो ना मुझे अपने मियाँ के हाथों? तो साफ साफ कह दो, हो सकता है तुम्हें खुश करने की खातिर वो मुझे मार डाले, लेकिन अल्लाह का वास्ता है रूह, मुझे किस्तों में मत मारो। इस तरह से मेरी सांस रुकने लगती है। डर लगता है कि कहीं वो हिटलर वापस आ ही न जाए। देखो रूह, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक नन्ही सी जान भी है। मेरा ना सही इस मासूम का ही ख्याल कर लो। लैला ने इसके सामने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की थी। इतने भी बुरे नहीं हैं यारम जितना तुम समझती हो। तुम्हें पता है कल उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया। रूह ने इसका खौफ कम करने की खातिर बोला। लेकिन अब लैला बेचारी से क्या बताती कि जो कुछ बोलना था वो तो कल इससे कह कर गया था। वो इसे जिंदा जमीन में गाड़ के ने की बात कर रहा था, और रूह अब भी बेफिक्री से वही सारे काम कर रही थी जिनसे यारम को चिढ़ थी। डेविल इस सब से बहुत गुस्सा हो रहा होगा, लेकिन तुम खुद सोचो कि इस काम में कितना फ़ायदा है, और हम किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। वो लड़कियां खुद मेरे लड़कों की मोहब्बत में हार कर यहाँ तक के चली आती हैं, और इनमें से कोई भी नेक और पारसा लड़की तो नहीं हो सकती जो आधी रात को अपने माशूक से मिलने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर ऐसी जगहों पर आ जाए। अपनी मर्जी से आती हैं वो सब, और फिर इनमें अच्छी लड़कियां नहीं होती। ये लड़कियां मोहब्बत के नाम पर फरेब देती हैं, लेकिन यहाँ ये खुद फरेब में आ जाती हैं और इससे हमें फ़ायदा होता है। वारिस बहुत मज़े से इसे अपने कारनामे सुना रहा था, जैसे वह कोई बहुत नेक काम कर रहा हो। यारम ने एक नज़र सामने खड़े 5 खूबसूरत लड़कों पर डाली। ये स्टाइलिश और खूबसूरत लड़के किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकते थे। शक्ल से किसी अमीर घराने के लगते थे, और ऐसे लड़कों का ही तो ख्वाब लड़कियां देखती हैं, जो ये सोचती हैं कि किसी अमीर लड़के को अगर इनसे प्यार हो जाए तो इनकी सारी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन इन खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपे घटिया इरादों को वो लड़कियां क्यों नहीं समझ पाती? अपनी इज्जत को अपने हाथों गंवा देती हैं। क्यों वो किरदार को मजबूत नहीं रख पाती? क्यों औरत अपना मयार इतना गिरा देती है? क्यों अपने शोहर की अमानत में खयानत करके अपने आप और अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देती हैं? इन लड़कियों को सोचते हुए इसे एक पल के लिए अपनी रूह की याद आई थी। पाकीज़ा, मासूम, मजबूत किरदार की मालिक, जो अपने शोहर को ही अपने तन बदन का मालिक समझती है और दीन हक पर चलती है। और दूसरी तरफ थी ये लड़कियां, सिर्फ खूबसूरत चेहरे और चंद पैसों की खातिर कैसे अपने आप बर्बाद कर देती थीं। इसके सामने मेज़ पर 70 से ज़्यादा वीडियो क्लिप की डिटेल्स पड़ी थी, जिनमें इन लड़कियों की इज्जत का सौदा किया जा रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था वारिस, कोई भी ऐसा काम मत करना कि जैसे तुम मेरी नज़रों में आओ, लेकिन तुमने वही किया। अब तुम बताओ तुम्हें इस गुनाह की क्या सज़ा दूँ? डेविल ने जैसे इसकी तकरीर सुनी ही नहीं थी। डेविल, मैं तुम्हें तो बता चुका हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। ये लड़कियाँ खुद मेरे लड़कों की मोहब्बत में खिंची यहाँ चली आती हैं, और इन लड़कियों के साथ कोई ज़बरदस्ती, किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। तुम ये वीडियो देख सकते हो। ये लड़कियाँ अपनी मर्जी से मेरे लड़कों के साथ ताल्लुक बनाती रही हैं। वारिस अब भी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था, और ये बात यारम को मजीद गुस्सा दिला रही थी। शारिफ ने मेज से ओरिजिनल सीडी उठाते हुए तोड़ना शुरू कर दी, तो वारिस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन डेविल के सामने कुछ भी बोलना इसकी औकात से बाहर था। सामने कुर्सी पर बेनियाज और बेफिक्र बैठा वो शारिफ को ये काम करते देख रहा था। बाकी कुछ और भी है या बस यही है? शारिफ ने पूछा। और कुछ नहीं है, बस यही सीडीज थी जो तुमने ज़ाया कर दी। वारिस ने शारिफ को घूरते हुए दांत पीस कर कहा, बेटा अभी तो हम तुझ में ज़ाया करेंगे, और तेरे इन लोगों को भी। इसके इस तरह से कहने पर ही खिज़र भी बोल उठा। इससे पहले लगा था कि वारिस अपनी गलती को कबूल करेगा, लेकिन वो तो सीना ताने अपने गुनाह को गलती कहने को तैयार ही नहीं था। वो ऐसे लोगों का वही अंजाम होता है जो डेविल आज तक करता आया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ डेविल। मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, और मैंने कभी भी तुम्हारे खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया। ये लड़कियां खुद लुटने को तैयार हैं, तो कौन सा आदमी पीछे हटेगा? यारेम की खामोशी पर वारिस परेशानी से बोला था, क्योंकि ये तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती थी। इसे डर था कि कहीं वो डेविल की बैड लिस्ट में न आ जाए। शारिफ, इन लड़कों को यहाँ से ले कर जाओ। इनका कसूर बस इतना है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती को गलत तरीके से कैश किया है, लेकिन इनकी गलती की सज़ा भी इन्हें मिलेगी। इनकी शक्ल सिर्फ देखने के लायक होनी चाहिए, चाहने के नहीं। वो उठकर इन लोगों के सामने खड़ा कहने लगा, तो पांचों बौखला गए।
ڈیول ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ ان میں سے 2 لڑکے یارم کے پیروں پر جھکے معافی مانگنے لگے، جبکہ ان دونوں کو اس طرح معافی مانگتے دیکھ کر باقی تینوں بھی اپنی موت کو اپنے قریب دیکھتے ہوئے ہاتھ باندھ چکے تھے۔ ہم ایسا کام دوبارہ نہیں کریں گے ڈیول، پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں خود ہمارے ساتھ آنے کو تیار تھیں اور جو بھی ہوا ان کی مرضی سے ہوا ہے، ہم نے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ لڑکی اپنی عزت کے محافظ کے حوالے کرتی ہے، جسے وہ چاہتی ہے، جسے وہ اپنا مانتی ہے، جس کی خاطر وہ اپنا تن من دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ محبت دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ، اور اس تحفے کو تم نے اتنا بے مول کر دیا ہے کہ آج لوگوں کا محبت پر سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قصور صرف تم لوگوں کا ہے، قصوروار وہ لڑکیاں بھی ہیں جو بنا کسی جائز رشتے کے تم لوگوں کے ساتھ یہاں تک آتی رہی اور کل ان CDs کی صورت میں بازاروں میں بکنے والی تھیں۔ قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے میں لڑکیاں دل سے سوچتی ہیں، دماغ سے نہیں، اور بعد میں تم لوگ انہی معصوم دلوں کے ساتھ کھیل کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہو۔ کتنی عام سی بات ہے نا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی لڑکی کا MS لیک ہوتے ہیں، آج ایک لڑکی کا تو کل دوسری لڑکی کا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی ایک جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی، تو دوسری جگہ سے خبر آتی کہ لڑکی کے باپ بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا، اور تم جیسے لڑکے پھر کسی دوسرے شکار کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہو۔ ایک بار تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو تم اس غلط راہ پر لگایا ہے وہ اپنی جان گنوا چکی ہے۔ کل تک شاید ان لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوگا، اور تم لوگ آج معافی مانگ رہے ہو۔ لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیول کی کتاب میں معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ شارف لے جاؤ ان کو یہاں سے، اور دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، یارم سختی سے کہتا ایک بار پھر سے وارث کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ تمہاری بیٹی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا؟ وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔ وہ بھی کسی لڑکے کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہے۔ ممکن ہے کہ کل ایسی ہی کوئی ویڈیو تمہاری بیٹی کی بھی لیک ہو جائے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے وارث، مجھے تم سے ایسے گھٹیا کام کی کبھی امید نہیں تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم ڈیول کی نظر میں گناہگار نہیں ہو۔ میں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا میں ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم اپنی بیٹی کو بچا لو۔ جلد ملیں گے۔ یارم نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے خضر اور شارف بھی اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ وارث بے چینی سے تصویر دیکھ رہا تھا جو یارم اس کے سامنے ٹیبل پر پھینک کر گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم وارث کو چھوڑ دو گے، خضر نے نکلتے ہوئے کہا۔ میں اسے سزا کیسے دے سکتا تھا خضر، جبکہ اسے سزا اللہ نے دی ہے اس کی بیٹی کے روپ میں؟ نہیں، جس لڑکے سے وہ محبت کر بیٹھی ہے وہ ایسا ہی ایک گینگ پر لیڈر تھا جو میری نظر میں بھی ہے، اور بہت جلد میں اسے بھی اس کے انجام تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن وارث کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تب تک اس کی عزت کی حفاظت اس کا باپ کر سکے۔ مکافات عمل شاید اسی کو کہتے ہیں، شارف نے کہا۔ یہ تو حل ہو گیا، اور دوسرے کیس کا کیا کرنا ہے، اور جس کے بارے میں نے خضر کو سب بتایا تھا؟ کون سا کیس؟ خضر نے تو کسی کیس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں وہ دراصل میرے دماغ سے نکل گیا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ لڑکی کے انکار پر اس نے لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ جلا دیا۔ یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ لڑکی کی مسلسل سرجریز کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں۔ اور اب خضر نے بتاتے ہوئے ایک نظر اس کے ماتھے کی رگوں پر ڈالی تھی اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا ڈیول موڈ آن ہو رہا تھا، جو ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پوری بات بتاؤ خضر، خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اور وہ لڑکا شادی کر رہا ہے، آج رات اس کی شادی ہے۔ وہ بات مکمل کر کے پھر خاموش ہو گیا۔ مطلب کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے وہ خود شادی کر رہا ہے؟ ایک معصوم کی ساری خوشیاں لوٹ کے وہ اپنا گھر بسانے جا رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ڈیول ایسا ہونے دے گا؟ ایڈریس بتاؤ اس کا۔ یارم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہیں چھوڑ جاؤ ڈیول، مجھے اور کچھ کام ہے۔ اس کا خطرناک موڈ دیکھتے ہوئے شارف نے فوراً کہا تھا، ڈیول کے ایسے موڈ کے ساتھ وہ کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہیں پر ہی اتر گیا، جبکہ خضر یارم کو راستہ بتا رہا تھا۔ ہیلو لیلا، روح کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ ڈیول اور خضر کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ان کے جاتے ہی شارف نے لیلا کو فون کیا تھا۔
خیریت تو ہے؟ لیلا نے ایک نظر باہر ٹی وی لگائے روح کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، بس ڈیول کا ڈیول موڈ آن ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں آج کس کی شامت آئی ہے، بس دعا کرنا کہ وہ جو بھی ہو اس کو آسان موت ملے، شارف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا تو لیلا کی ہنسی نکل گئی۔ فکر مت کرو، میں روح کو سنبھال لوں گی، اور تم بھی اپنا خون نہ جلاؤ۔ معصومہ انتظار کر رہی ہوگی کیونکہ اتنی ہمت تم میں ہے نہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جا پاتے، لیلا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ لیلا میں تمہاری ہمت سے بھی اچھے سے واقف ہوں اور تمہاری طرح پریگننٹ ہو کر گھر نہیں بیٹھا، بہت کام ہے مجھے، اتنا ہی فارغ ہوں نا، وہ سنانے والے انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی بات پر غور کر کے جہاں اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی وہی لیلا کا کہکہا اسے فون بند ہونے تک سنائی دیتا رہا۔ وہ بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھا شادی والے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہال کو سرخ گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ ہر طرف لائٹنگ کی گئی تھی۔ بے شک اس جگہ کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ یارم کو اس ماحول سے نفرت ہو رہی تھی۔ ایک معصوم سی لڑکی کو تباہ و برباد کر کے یہ شخص اپنی شادی کے شامیانے سجائے بیٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے ہی ایک آدمی بیٹھا ہاتھ میں سگار پکڑے ہوئے مہمانوں سے مہوے گفتگو تھا۔ خضر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ تم کون ہو؟ اس طرح سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آئے اور میرے بیٹے سے تمہیں کیا کام ہے؟ وہ شخص انتہائی غصے سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ جب خضر نے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اس کے پیٹ کے ساتھ دبائی، پہلے مرنا چاہو گے یا اپنے بیٹے کا بتاؤ گے؟ خضر نے فالتو بات کرنے سے بہتر موضوع پر آنا سمجھا۔ جب اس شخص نے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، وہ یارم کو ایک نظر دیکھ سکتا خود سیڑھیاں پھلانگتے اوپر چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی یارم بھی انہی سیڑھیوں سے تیز رفتاری سے اوپر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اس طرح سے ہمارے گھر میں کیسے آ گئے؟ اور یہ اس طرح سے ہمارے بیٹے کا پتہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ آپ نے کیوں بتایا کہ وہ اوپر ہیں؟ ان کے پاس پستول تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پولیس کو فون کرو۔ انہوں نے بیگم کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے نوکر کو حکم دینا بہتر سمجھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس طرح سے میرے کمرے میں کیسے گھسے؟ وہ اچانک کسی کو پستول لیے سامنے دیکھ کر بوکھلایا اور تیزی سے اپنے فون کی طرف بھاگا، لیکن اس سے پہلے ہی خضر نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ یہی تو بتانے آئے ہیں تمہیں کہ ہم کون ہیں، خضر نے کہتے ہوئے یارم کو دیکھا جو پرسکون سا سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ خضر کو وہ یقین تھا کہ یہ لڑکا آج اس کی قبر کا نشانہ ضرور بنے گا۔ خضر بھی زیادہ دیر اس کے شکار کے پاس نہیں رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو یارم نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ جس لڑکی کو 6 دن پہلے یونیورسٹی میں تیزاب سے جلایا ہے، تم نے اس کے بھائی ہیں ہم۔ کیا سمجھ کے رکھا تھا؟ بے آسرا ہے، بے سہارا ہے، وہ ماں باپ سر پر نہیں ہے، ایک ہاسٹل میں رہتی ہے تو تمہارے کھیل کا سامان بن گئی ہے اور تم جیسے امیر زادے اس کا فائدہ اٹھا سکو گے؟ اس معصوم کی زندگی برباد کر کے کتنی آسانی سے شادی کر رہے ہو تم؟ ایک بار بھی تمہیں خیال آیا کہ تم نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی؟ پچھلے 6 دن سے کس اذیت میں ہے جانتے بھی ہو تم؟ ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہے اس کو، پل پل تڑپ رہی ہے وہ، اور اب تم تڑپو گے۔ یارم ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ لیکن ہم تمہیں اس لڑکی کی تکلیف کا احساس نہیں دلا سکتے کیونکہ اب تم بھی وہی تکلیف سہو گے۔ وہ درد جو وہ لڑکی پچھلے 6 دن سے دن رات سہتی ہے، وہی درد اب تمہارا مقدر بنے گا۔ اس لڑکی کے ایک چھوٹے سے انکار کو تم لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو نا، آج تمہاری انا بھی اس تیزاب کی آگ میں جل کر مر جائے گی۔ یارم نے ایک چھوٹی سی شیشی بوتل اس کے سامنے کرتے ہوئے ڈھکن کھولا تو وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، وہ چیخنے لگا، لیکن یارم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ خضر دروازہ کھول دو، اس کی چیخوں کی آواز باہر تک جانی چاہیے۔ اس کے حکم پر خضر نے دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ڈیول نے اپنا کام کیا۔ اس کی چیخو پکار میں اسے اس لڑکی کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی جو نہ جانے کتنے وقت سے اس تکلیف کو سہہ رہی تھی۔ اس نے ڈھکن کھول کر اس میں موجود تیزاب اس کے چہرے پر پھینکا تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیزاب کی خالی بوتل سے چھلکا تیزاب ڈیول کے ہاتھ پر بھی گرا، لیکن اس وقت اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی چیخو پکار اتنی بلند تھی کہ ساؤنڈ پروف روم کے کھلے دروازے سے آواز باہر تک جا رہی تھی
और यही चीखों पुकार सुनकर इसके माँ बाप तेजी से कमरे की जानिब भागे थे, जहां वो अपने बेटे का झुलसा हुआ चेहरा देखकर तड़प उठे। इसका बाप तेजी से आगे बढ़ा और इस पर पानी फेंकना चाहा, जबकि खिज़र ने इसे पकड़कर दूर फेंका। इतनी भी मत तड़पिए जस्टिस साहब, ये आपकी ही गलतियों की सज़ा है जो आपके बेटे को मिल रही है। क्या परवरिश की है आपने अपनी औलाद की। ये जो आज तकलीफ आपका बेटा बर्दाश्त कर रहा है, वही तकलीफ 6 दिन से एक लड़की भी बर्दाश्त कर रही है। क्या सोचा था इसने। कहा कि ये जो चाहेगा वो करेगा और इसका बाप इसे बचा लेगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये केस आपका नहीं बल्कि डेविल की अदालत में आया है, और डेविल की अदालत में किसी के बाप की औलाद नहीं देखी जाती। यारम ने कहते हुए एक बार फिर से इसकी तरफ देखा, जो दर्द से बेहोश हो चुका था। जाएं, अस्पताल ले जाएं इसे। अगर जान बच गई तो खुशकिस्मती मत समझिएगा, क्योंकि अब से आपका बेटा वही जिंदगी जिएगा जैसी वो लड़की जिएगी। यारम ने कहते हुए खिज़र को चलने का इशारा किया तो जस्टिस साहब की बीवी वहीं बैठकर बुरी तरह से बिलखने लगी। जबकि जस्टिस साहब, आप अपनी बेपरवाहियों के नतीजे पर बेहद शर्मिंदा थे। रूह यार, आराम कर लो। मैंने तुम्हें बताया ना, यारम को आने में वक्त लगेगा। तुम सो जाओ, वरना वो आकर मुझ पर गुस्सा होगा। लैला इसके पास बैठी कब से सोने के लिए कह रही थी, लेकिन रूह इसकी बात मान ही नहीं रही थी। नहीं लैला, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। तुम यारम को फ़ोन करो ना, इनसे पूछो वो ठीक तो हैं। रूह, तुम जानती हो ना, वो इस वक्त फ़ोन नहीं उठाता। वो इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ है। मैंने खिज़र को भी 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम आराम करो। वो जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें उठा दूंगी, फिर तुम यारम के साथ घर चले जाना। नींद की दवाई खाने के बाद भी रूह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसका दिल बेचैन था। यारम रोज़ वक्त पर आ जाता था और इसे अपने साथ ले जाता था। अगर किसी दिन लेट हो जाए तो लैला इसे दवाई वगैरह खिला देती थी, लेकिन आज तो वो बहुत लेट हो गया था। 11 बज रहे थे और यारम की वापसी के कहीं कोई आसार नहीं थे। लैला कब से इसकी मिन्नतें कर करके थक चुकी थी, लेकिन वो बेड पर लेटने को तैयार ही नहीं थी। इसका कहना था कि बेड पर बैठते ही इसे नींद आ जाएगी, और यारम को इसका यूं इंतज़ार करना पसंद है। जबकि इसकी बेचैनी नोट करते हुए सोनू भी बार बार मेन गेट तक जाता और फिर मायूसी से वापस लौट आता। यारम, तुम्हारा हाथ तो अच्छा खासा जल गया है, तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए था। वो इसका बाजू देखते हुए कहने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खिज़र, बस तो गुस्से में ध्यान नहीं रहा। खैर, तुम इस पर कोई पट्टी वगैरह बांध दो कि रूह को नजर ना आए। वो खिज़र को देखते हुए कहने लगा तो खिज़र ने फौरन हाँ में सर हिलाया। तुम्हें अस्पताल चलना चाहिए, तेजाब से अंदर की हड्डी तक जल जाती है। वो तो शुक्र है कि तुम्हें सिर्फ टच हुआ है, अगर गिरा नहीं, वरना शायद तुम हमारे लिए मुश्किल बन जाती। वैसे तुम्हें यकीन है कि जस्टिस साहब पुलिस में हमारा नाम नहीं लेगा। मेरा मतलब है, उन्होंने हमारा चेहरा देखा है। गाड़ी अस्पताल के रास्ते डालते हुए खिज़र ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है। इसकी ज़िंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। हाँ, शायद अपने फ़र्ज की खातिर अपने बच्चों पर ध्यान देना भूल गया है, तभी तो इसके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बाप की बेध्यानी और माँ की तरफ से मिलने वाली आज़ादी से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और फिर ऐसे बच्चों का यही अंजाम होता है। इन लोगों को लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर ले, कोई हमें कुछ कहने का हक नहीं रखता, लेकिन ऐसा लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए ही अल्लाह ने हम जैसे लोगों को बनाया है। खिज़र ने गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी तो यारम ने एक नज़र इसको देखा, जैसे यकीन था कि वो अब इसकी बात नहीं मानेगा। यारम, प्लीज़ बिना कुछ कहे अंदर चलो। तुम्हारे हाथ में काफ़ी गहरी चोट लगी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो, और वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। लैला भी कितनी बार फ़ोन कर चुकी है, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया, और रूह भी परेशान हो रही होगी। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपनी रूह के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे इसे यकीन हो कि अब यारम इनकार नहीं करेगा। और इसने इनकार नहीं किया था, बस एक हाथ से इसे आने का इशारा किया और खुद अस्पताल के अंदर चला गया। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो सोनू के भौंकने की आवाज़ शुरू होते ही रूह भी तेजी से इसके पास आते हुए इसके सीने से आ लगी। वो हैरान हुआ था कि वो अभी तक जाग क्यों रही थी। ये इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी गुस्सा इसे रूह पर नहीं बल्कि लैला पर आया था, जो इसके आते ही अपनी सफाइयाँ देने लगी। डेविल, मैंने इसकी इतनी मिन्नतें की कि प्लीज़ सो जाओ। तुमने मेडिसिन ली है, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुम्हारा इंतज़ार करती रही। हाँ यार, अब मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आप कहाँ रह गए थे।
ये मुझे ज़बरदस्ती सोने का बोल रही थी। मैंने इसे बताया भी कि आपको अच्छा लगता है मेरा जागकर आपका इंतज़ार करना, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। लैला जो अपनी जान बचाने के लिए इसकी शिकायत लगा रही थी, इसकी शिकायत पर इसका मुँह खुल गया। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, हम अभी घर चल रहे हैं। इसने शोनू को इशारा किया तो इसके इशारे को समझते ही फ़ौरन गाड़ी में बैठने के लिए उछलने लगा तो दरवाज़ा खिज़र ने इसकी मदद करते हुए खोल दिया। एक अलविदाई नज़र खिज़र की तरफ देखा और रूह को चलने के लिए कहा। जब रूह की नज़र इसके हाथ पर पड़ी, यारम आपको चोट लगी है, ये क्या हुआ आपको? वो बेचैन हो गई। यारम ने बस नफ़ी में सर हिलाते हुए इसके लिए दरवाज़ा खोला और थोड़ी ही देर में इनकी गाड़ी खिज़र के घर से निकल चुकी थी। क्या बात है खिज़र, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं नोट कर रही हूँ जब से तुम आए हो तब से मुझे कुछ उलझे उलझे लगते रहे हो। सब कुछ ठीक तो है? लैला ने इसे देखते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है लैला, बस मैं एक बात को सोचकर थोड़ा परेशान था। वो लैला के गिर्द बाजू फैलाए इसे अंदर ले जाने लगा तो लैला भी इसके साथ अंदर दाखिल हुई। कौन सी बात तुम्हें बेचैन कर रही है, मुझे तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लैला ने हमदर्दी से पूछा। तुमने नोट किया है लैला, रूह अब पहले की तरह नहीं रही। अब वो याराम के बगैर नहीं रह सकती। अब वो याराम को बेहद चाहती है। बस मैं सोच रहा था कि आज काम के दौरान याराम को चोट लग गई, कल कुछ भी हो सकता है और अगर याराम को कुछ हो गया तो रूह का क्या होगा? क्या रूह इसके बगैर जी पाएगी? वो अपनी बेचैनी इसे बताते हुए बहुत परेशान लग रहा था। अल्लाह रूह से बहुत प्यार करता है खिज़र, वो कभी रूह को यूं तन्हा नहीं करेगा। रूह और याराम तो एक दूसरे के लिए तोहफा हैं और तोहफा कभी छीने नहीं जाते। लैला ने मुस्कुराकर कहा तो इसकी बात पर खिज़र भी हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन इसकी बात बेचैनी ख़त्म नहीं हुई थी। यारम बताएं ना मुझे, आपके हाथ पर क्या हुआ है? ये इतनी बड़ी चोट कैसे लगी आपको? इसके हाथ को देखते हुए वापस रोने को तैयार थी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। इसकी बेचैनी देखते हुए यारम ने मोहब्बत से इसके माथे को चूमा था। इतनी बड़ी चोट लगी और आप कह रहे हैं कि दर्द नहीं हो रहा? यकीनन दर्द हो रहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। यारम, अल्लाह झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता। प्लीज़ बताएं ना मुझे क्या हुआ है, आपको कैसे लगी है आपको ये चोट? वो फिर से पूछने लगी। अच्छा छोड़ो इसको, ये बताओ आइसक्रीम कौन सी खाओगी? सामने आइसक्रीम पार्लर की एक शॉप देखते हुए इसने पूछा। कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताते कि आपके हाथ पर ये चोट कैसे लगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली। मतलब के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? यारम ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना जवाब मांगा। कभी कभार चॉकलेट भी खा लिया करो यार, वो भी बुरी नहीं होती। वैसे भी मेरी जान दवाइयाँ खा खा कर अपना मुंह कड़वा कर चुकी है, अब आइसक्रीम तो बनती है। यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आया। यारम पहले बताएं, ये चोट? बस रूह, जिस चीज़ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं, वो ज़रा सख्ती से कहता गाड़ी से निकला। सोनू के लिए भी लाइएगा। इसे गाड़ी से निकलते देखकर रूह ने याद करवाया। अब ये तो क्लियर था कि वहाँ से कुछ नहीं बताने वाला, फिर सख्ती भी कर रहा था और आइसक्रीम भी ज़बरदस्ती खिलाएगा, तो बेहतर था कि वो फ़ायदा उठा लेती। रूह, क्या तुम इस ऑस्ट्रेलियन कुत्ते को आइसक्रीम भी खिलाओगी? यारम कहाँ कहाँ अपनी हैरानी को छुपाने की कोशिश करता। रूह जिंदगी के हर मोड़ पर इसे इस कुत्ते को लेकर झटके देती थी। हाँ तो अब क्या हम खाएंगे और ये हमारा मुंह देखेगा? इसके लिए ज़रूर लाइएगा, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। वो मुंह बनाए फुल नखरे दिखाने के मूड में थी। यारम सर हिलाता वहां से चला गया। थोड़ी देर में वापस आया तो इसके हाथ में शोनू के लिए एक अलग कप था, जो कि रूह ने एक अच्छी मामा की तरह पहले शोनू को ही दिया। और यारम की हैरत इंतहा की हद यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी जब इसने अपनी बीवी के इस बेटे को आइसक्रीम के साथ मुकम्मल इंसाफ करते देखा। और अब इसने सीरियस होकर सोचा था कि इससे पहले कि वो इसी कुत्ते को इसका बच्चा बना दे, इसे अपनी औलाद के लिए कोई कदम उठाना होगा, क्योंकि रूह अब इसकी मामा बन चुकी थी लेकिन उसका बाप नहीं बन सकता था। रूह बेबी, आज तुम सो क्यों नहीं रही? मुझे नींद नहीं आ रही यारम। और ये नींद कैसे आएगी? इसने दिलचस्पी से पूछा। कोई अच्छी सी फिल्म देख सकते हैं, इसने आइडिया दिया। बहुत बुरा आइडिया है जाने मन, क्योंकि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका है। यारम ने इसके आइडिया पर नज़रसानी किए बगैर अपना फैसला सुनाया तो वो मुंह बना गई। कैसे बोरिंग इंसान हैं आप, मजाल है जो ज़रा से अपने हॉल से बाहर निकल आए। हर वक्त इतनी सीरियस शक्ल बना के रखते हैं। आपका तो डिम्पल बेचारा भी सोचता होगा कि किसके मत्थे लग गया हूँ।
सॉरी मथे नहीं गाल, वो अपनी बात की दुरुस्तगी करते हुए बोली, जिस पर यारम जरा सा मुस्कुराया था और रूह को फिर से इसके डिंपल पर चोट करने का मौका मिल गया था। लो जी, शुरू हो गई फिर से नुमाइश। या अल्लाह, मुझे एक प्यारा सा बच्चा दे जिसके गाल पे ऐसा ही डिंपल हो और वो दिल खोल खोल कर मुस्कुराता हो। इनकी तरह कंजूस ना हो। वो दिल से दुआ करते हुए आसमान की जानिब देखने लगी। या अल्लाह, मुझे एक प्यारा सा बच्चा देख के इस कुत्ते सोनू को औलाद ना बनाना पड़े। और वहाँ प्यारे अल्लाह, मेरी बीवी बहुत मासूम और झल्ली है, इसकी बात मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें कोई डिंपल वाला बच्चा नहीं चाहिए, हमारे घर में एक ही डिंपल वाला इंसान काफ़ी है। वो इसी के अंदाज में शरारत से दुआ मांगने लगा, जिस पर रूह इसे घूर कर देखने लगी। नहीं अल्लाह जी, इनकी बात मत सुनिएगा, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे डिंपल वाला बच्चा चाहिए, वो भी इनसे ज़्यादा खूबसूरत, ताकि फिर ये इससे जल जल कर सड़ जाए। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।